जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लुसेंट बुक से 7वां टॉपिक चलेगा, जिसमें गुप्त काल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। और इससे पहले 6 टॉपिक कवर हो चुका है और सभी टॉपिक के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त संवत प्रारंभ किसने किया था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की प्रारंभ की थी। दूसरा प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है, गुप्त किसके सामंत थे? तो दोस्तों गुप्त जो है ये कुषाणों के सामंत थे। किस वंश को भारत की संस्कृति स्वर्ण युग कहा जाता है? तो याद रखिएगा गुप्त काल को संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखिए, गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों 3री सदी के अंत में गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और गुप्त वंश का संस्थापक पूछे तो श्री गुप्त ध्यान रखेंगे। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? तो 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त, जो कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है, 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था? तो आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी शासक था समुद्रगुप्त। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक के नायक कौन थे? तो अग्निमित्र थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। सर्वप्रथम किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? तो याद कर लीजिए, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किसने किया था? तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसके दरबार में आया था। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये चाइना का निवासी था। चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो देवराज के नाम से। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? तो कुमारगुप्त प्रथम। ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर बैठा था और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। कुमारगुप्त के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? तो स्कंदगुप्त। ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, क्रम को ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही किसका आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो याद रखिएगा हुनों का। जूनागढ़ अभिलेख में हुनों को क्या कहा गया है? तो मलेच्छ कहा गया है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? तो प्रयाग अभिलेख में। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त ने।
सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चक्रपालित ने। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त। हुनों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तोरमान। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। और देखिए, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। क्लास टाइमिंग ध्यान रखना है, डेली शाम 7:30 बजे से। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो याद रखिएगा उज्जैन। और उज्जैन ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। विक्रमादित्य की उपाधि से किस गुप्त शासक को संबोधित किया गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो कालिदास थे। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? मेघदूतम की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था? शकों के उन्मूलन के बाद। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो याद रखिएगा रूपक। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम किसका मिलता है? वराहमिहिर का। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? वाग्भट। कौन सा युग प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष पर था? तो गुप्त काल। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है सती प्रथा का पहला उल्लेख। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो ये नालंदा। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय किस युग को जाता है? तो गुप्त युग को। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन हुआ? चंद्रगुप्त। विक्रमादित्य के राज दरबार में धन्वंतरी कौन था? तो एक प्रसिद्ध चिकित्सक। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो याद रखिएगा राजतंत्रात्मक थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? भगवान विष्णु। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो याद रखिएगा गुप्त काल में। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। राजा रानी प्रकार के गुप्तकालीन सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ध्यान रखेंगे। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखवाया गया है? तो याद रखेगा संस्कृत भाषा में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक कौन था? हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त का समकालीन सिंहल द्वीप का शासक कौन था? मेघवर्मन। गुप्त काल में पेठ कहा जाता था, तो अनेक ग्रामों के समूह को गुप्त काल में पेठ कहा जाता था। गुप्तकालीन नौकरशाही को किस नाम से जाना जाता था? अमात्य। गुप्त काल में किस धातु से निर्मित सिक्के को दिनार कहा गया? तो याद रखिएगा स्वर्ण। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? तो महरौली लौह स्तंभ में।
गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? तो अजंता में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो कुल उपज का 6वां भाग। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश किस कारण प्रसिद्ध हुआ? हुनों से संघर्ष के कारण। पुष्यभूति वंश का चौथा शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हुआ? तो मौखरी वंश के गृहवर्मन से। प्रभाकर वर्धन के बाद कौन राजा हुआ? तो याद रखिएगा राज्यवर्धन। हर्षवर्धन कब राजगद्दी पर बैठा था? 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्ष कितने वर्ष तक शासन किया? 41 वर्षों तक। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। किस शासक ने अपना उपनाम शिलादित्य रखा? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किस वल्लभी नरेश से किया? तो याद रखिएगा ध्रुवसेन द्वितीय। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इस पर भी स्टार मार्क कीजिए, बार बार छपता है। तो बाणभट्ट द्वारा। हर्षवर्धन के समय में कौन से चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षकालीन दरबारी कवि बाणभट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की? तो हर्षचरित एवं कादम्बरी। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का निवासी था। किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ था? तो हर्षवर्धन के काल में। प्रतापशील हुन हिरण्य केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियाँ किसकी थी? तो प्रभाकर वर्धन की। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? ऐहोल अभिलेख में। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो सांसाक। हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में। वर्धन वंश की स्थापना थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो याद रखिएगा हरियाणा में। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्क कीजिए। तो ये नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका इसके रचनाकार कौन थे? तो हर्षवर्धन। आज भी भारत में ह्वेनसांग की याद करने का मुख्य कारण क्या है? CU की रचना। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी या बादामी का शासक था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहे? 14 वर्ष। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन हुए? तो विष्णु भगवान। सारनाथ के धर्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? तो हर्ष काल में पूछा जा रहा है 1/6 से 1/10। तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।